नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी री एग्ज़ाम 2022 के लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। ये आपके पार्ट 2 है। इसका पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्यों शुरू किया, क्योंकि देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी अगर 140 प्रश्न पूछता है तो करीब 30 से 40 जो प्रश्न है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। तो आप सभी लोग जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से देख के जाइएगा। अगर आप देखिए ध्यान से देख के जाते हैं तो जो और स्टूडेंट हैं उनसे आप कम से कम तो 20 नंबर ऊपर रहिएगा। आप उनसे जो है 20 नंबर ऊपर रहिएगा और आपका जो रिजल्ट है श्योर है कि आपका रिजल्ट होगा। ठीक है। और इसका पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रथम मानव जीवाश्म जो है भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो प्रथम मानव जीवाश्म जो है भारत की नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। भारत के जो है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो भारत में जो है पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 322 बीसी से 298 बीसी तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन थे? तो अशोक जो है मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो बृहदर्थ जो है बृहदर्थ मौर्य वंश का अंतिम शासक थे। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? जो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा है वह किस शैली में मिलती है? तो गांधार शैली में मिलती है। किस शैली में मिलती है? गांधार शैली में मिलती है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो गांधार शैली है इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है हिंद यूनानी कला के नाम से जाना जाता है। हिंद यूनानी कला के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो गांधार शैली है सबसे अधिक विकसित जो है किस शासक के शासनकाल में हुआ है? तो कनिष्क के शासनकाल में सबसे अधिक विकसित हुआ है। कनिष्क के शासनकाल में जो है सबसे अधिक विकसित हुआ है। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? किस अभिलेख में जो है कलिंग विजय का वर्णन है? आज का जो उड़ीसा है उसे कलिंग बोला गया है। किस अभिलेख में जो है कलिंग विजय का वर्णन है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो अशोक हैं, अशोक शासक हैं, तो अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार जो है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद जो है कलिंग युद्ध लड़ा था। इसका मतलब क्या है कि जो कलिंग युद्ध का उल्लेख जो है अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है, ना कि मस्की अभिलेख में मिलता है, रुद्रदामन अभिलेख में भी नहीं मिलता है, जूनागढ़ में भी नहीं मिलता है, हाथी गुफा में भी नहीं मिलता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो कलिंग युद्ध है ये कब लड़ा गया था? तो 261 बीसी में लड़ा गया था। 261 बीसी में लड़ा गया था। और जब कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक कोई भी युद्ध नहीं लड़ता, क्योंकि जो अशोक है उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और बौद्ध धर्म अपना लेता है अशोक। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? सन जो है 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था प्रथम। दूसरा 1556 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? ये नोट कीजिएगा, किसके किसके बीच में हुआ था? तो दक्कन तथा विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था। दक्कन तथा विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था। और एग्जैक्ट अगर आप लोग डेट लिखना चाहते हैं तो 23 जनवरी 1565 को हुआ था। और आपको ध्यान रखना है कि दक्कन एवं जो विजयनगर का युद्ध हुआ था
ये तालीकोटा का युद्ध, इसमें किसकी हार हुई थी? तो जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी हार हो गई थी। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो तालीकोटा का युद्ध है इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो राक्षस तागड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसे हटा देते हैं, रुक जाइए। राक्षस तागड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसे नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि राक्षस तागड़ी स्थान पर हुआ था, इसीलिए इसे जो है राक्षस तागड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सल्तनत काल में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सल्तनत काल में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा अपनाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाया गया था। जो अलाउद्दीन खिलजी है ये उपाधि क्या धारण करता है? तो सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करता है। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण कौन करता है? तो अलाउद्दीन खिलजी धारण करता है। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दीन ए इलाही जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अकबर के द्वारा जो है दीन ए इलाही प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? तो 1582 में प्रारंभ किया गया था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इलाही संबत जो है अकबर कब शुरू करता है? तो इलाही संबत अकबर जो है 1583 में शुरू करता है। इबादत खाना की स्थापना जो है अकबर कब करता है? तो 1575 में इबादत खाना की स्थापना करता है। मजहर की घोषणा अकबर कब करता है? तो 5079 में जो है मजहर की घोषणा करता है। 5079 में जो है मजहर की घोषणा करता है। दोबारा बोल देते हैं, दीन इलाही की स्थापना अकबर कब करता है? 1582 में। इलाही संबत की स्थापना कब करता है? 1583 में। 1583 में। इबादत खाना की स्थापना कब करता है? 1575 में। मजहर की घोषणा कब करता है? तो 5079 में जो है मजहर की घोषणा करता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो अकबर है इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 1556 से 1605 तक जो है अकबर का शासनकाल रहता है। और जो अकबर है, अकबर को धर्मनिरपेक्ष शासक बोला जाता है क्योंकि सभी धर्मों को लेकर चलता था अकबर। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज प्रबंधन में सहायता करती थी? तो जो अष्टप्रधान है ये आपके शिवाजी के राज प्रबंधन में सहायता करती थी, ठीक है। ये मंत्री परिषद था। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो ये 8 मंत्री थे, ये जो शिवाजी को सलाह देते थे, शिवाजी इनके सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। आपको इतना ध्यान में रखना है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल है किस एक्ट के तहत आया है? तो 1833 के एक्ट के तहत आया है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1833 के पहले जो है ये भारत के गवर्नर जनरल नहीं कहलाते थे। क्या कहलाते थे? बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाते थे। लेकिन 1833 के एक्ट के माध्यम से बोल दिया गया कि आप जो है अब बंगाल का गवर्नर जनरल आप नहीं रहे, अब क्या हो गए? आप पूरे भारत का गवर्नर जनरल आप रह गए। और पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 1828 से जो है 1835 तक रहता है। 1835 तक रहता है। यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय के प्रयास से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में समाप्त हुआ था? तो आपको नोट कर लेना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में जो है जो सती प्रथा है उसे समाप्त किया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और यहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा, जो लॉर्ड कैनिंग है ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं और भारत के प्रथम वायसराय हैं। और आपको डफरिन के बारे में पता भी होगा कि कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में जब होता है तो ये भारत के वायसराय थे। ये भारत के वायसराय थे।
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो 1757 का जो है प्लासी का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लड़ा गया था। उसके बाद है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब होता है? तो 1764 में होता है। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है और अंग्रेज की तरफ से जो है नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जाता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाता है कि 1765 में जो है द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। और समाप्त कब किया गया था? तो 1772 में समाप्त किया गया था। किसके द्वारा? वारन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो जो 1857 की क्रांति होती है सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम जो है मेरठ से प्रारंभ होती है। और कब प्रारंभ होती है? तो 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को प्रारंभ होती है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 10 मई 1857 को जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जो लॉर्ड कैनिंग है इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 1856 से जो है 1856 से 1862 तक जो है इनका शासनकाल रहता है। फिर से बोलते हैं, जो लॉर्ड कैनिंग है इनका शासनकाल जो है 1856 से जो है 1862 तक रहता है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? जो मुंडा विद्रोह है इसका नेता कौन है? तो बिरसा मुंडा है। कौन है? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। धरती बाबा नहीं, धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। जो आपके मुंडा विद्रोह है इसे एक और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। जो मुंडा विद्रोह है बिहार और झारखंड में हुआ था। आज के बिहार, दक्षिण बिहार और झारखंड में हुआ था मुंडा विद्रोह। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? आय कौन देंगी? तो सरस्वती देंगी। आप पढ़िए लिखिएगा तब तो पैसे कमाइएगा। कहने का मतलब मेरा है, आपको याद कराने से मतलब मेरा यहाँ पर है। तो आर्य समाज मतलब कि दयानंद सरस्वती। आय कौन दिलाती हैं? तो सरस्वती माँ दिलाती हैं। तो आपको याद हो जाएगा आर्य समाज मतलब कि दयानंद सरस्वती। जो आर्य समाज है इसकी स्थापना जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा कब किया जाता है? तो 1875 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1875 में किया जाता है। जो दयानंद सरस्वती हैं इनके द्वारा जो है मूर्ति पूजा, बलि आदि पर जो है विश्वास नहीं किया जाता। मतलब कि ये जो बलि देना, मूर्ति पूजा, इन सभी पर विश्वास नहीं करते थे। कौन? दयानंद सरस्वती उसका विरोध करते थे। इतना आपको ध्यान में रखना है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि एक जो दयानंद सरस्वती हैं ये क्या है? एक हिंदू सुधारक हैं। क्या है? एक हिंदू सुधारक हैं। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? प्रथम भारत रत्न जो है किसे दिया गया है? तो प्रथम जो भारत रत्न है एस राधा कृष्णन को दिया गया है। एस राधा कृष्णन को दिया गया है। भारत रत्न की शुरुआत कब होता है? तो 1954 में शुरुआत होता है भारत रत्न का। जो भारत रत्न है इसकी शुरुआत कब होता है? तो 1954 में भारत रत्न का शुरुआत होता है। जो एस राधा कृष्ण इनके बारे में याद रखिएगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो एस राधा कृष्णन है। ये 2 बार लगातार आपके उपराष्ट्रपति रहते हैं। और भारत के दूसरा राष्ट्रपति कौन बनते हैं? तो एस राधा कृष्णन बनते हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति हैं और सेकंड वाले राष्ट्रपति कौन बने हैं? एस राधा कृष्णन बने हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो एस राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहला तो आप सभी लोग को पता है। पहला कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी हैं। ये कब बनते हैं? 1887 में बनते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय कौन थे?
रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी थे। ये कब बनते हैं? तो 1896 में बनते हैं। और आपको याद होगा कि पहली बार जो है वंदे मातरम को कब गाया गया था? तो 1896 में ही गाया गया था प्रथम बार वंदे मातरम को। पहली बार जो है वंदे मातरम को कब गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ये कांग्रेस की बात आई, तो कांग्रेस की स्थापना कब होता है? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया जाता है। और प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो W.C. बनर्जी जो है प्रथम अध्यक्ष बनते हैं किसका? कांग्रेस का। उसके बाद आपको अगला पॉइंट याद रखना है, आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो एनी बेसेंट बनी है। कौन बनी है? एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। और कब बनी है? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी है। ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो भारतीय हैं, कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सरोजनी नायडू बनी है। कौन बनी है? सरोजनी नायडू बनी है। ये कब बनती हैं? तो 1925 में बनती हैं। कानपुर के अधिवेशन में बनती हैं। कानपुर के अधिवेशन में बनती हैं। ये सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। सन 1902 में जो है लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को जो है सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वो कौन आपके सदस्य थे शामिल? तो ये आपके शामिल थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि सन 1902 ईस्वी में जो है लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। उनमें वो कौन शामिल थे? जो विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था उसमें कौन 2 आपके भारतीय शामिल थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी शामिल थे पहला। दूसरा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी शामिल थे। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो लॉर्ड कर्जन है, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही बंगाल का विभाजन किया गया था। और जो लॉर्ड कर्जन है इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 1899 से 1905 तक जो है लॉर्ड कर्जन का शासनकाल रहता है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। जो पूना सार्वजनिक सभा है इसकी स्थापना की थी किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया तो गया था, लेकिन कब किया गया था? 1870 में किया गया था। 1870 में किया गया था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो पूना सार्वजनिक सभा है इसके संस्थापक में और कौन कौन से मेंबर शामिल थे? तो गणेश वासुदेव नोट कर लीजिएगा, गणेश वासुदेव जोशी सेकेंड व्यक्ति। और तीसरा कौन थे? तो एल चिपलुंकर, यहाँ पर लिख देते हैं चिपलुंकर। ठीक है। ये 3 व्यक्ति आपके जो है मिलकर जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। कौन कौन? महादेव गोविंद रानडे, गणेश वासुदेव जोशी, एल चिपलुंकर ने मिलकर जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। और कब हुआ था? 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में हुआ था। ये क्वेश्चन को बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में जो है कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में जो है कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो टोटल आपके 431 प्रतिनिधि भाग लिए थे। इसमें से जो मुस्लिम मेंबर थे कितने थे? 33 मुस्लिम मेंबर थे। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर? कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? भू राजस्व के विरोध में, नकदी फसल के विरोध में, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति के विरोध में, भू अनुदान के विरोध में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आप सभी लोग सोच के इसका आंसर बताइए। आप सभी लोग सोच लिए हैं? तो सबसे पहले समझिए कि जो चंपारण आंदोलन मुख्यतः था किसके विरोध में था?
तो नील के विरोध में था। किसके विरोध में? नील की खेती के विरोध में था। जो नील की खेती क्या है? नकदी फसल है। क्या है? नकदी फसल है। यहाँ पर जो किसान को जो है 20 कट्ठा में 20 कट्ठा में से जो है 3 कट्ठा में जो है नील की खेती अनिवार्य रूप से करना होता था, और इसके कारण जो किसान का लगातार शोषण हो रहा था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी जो है चंपारण आंदोलन का नेतृत्व देते हैं, और महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन है चंपारण आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन है चंपारण आंदोलन। और जो चंपारण आंदोलन था ये कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। नेक्स्ट है कि 1885 ईस्वी में जो है W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? इसमें से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्य में से कौन सा उद्देश्य आपके शामिल नहीं है? ठीक है, तो देख लीजिए। देश के हित की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना जो है कांग्रेस का उद्देश्य था, तो ये तो ठीक है। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, तो ये भी ठीक है। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मिलित से महत्वपूर्ण शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मिलित से जो है महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये उद्देश्य नहीं था। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में जो है भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें, ये भी आपका नहीं था। तो ए और बी तो है, जबकि सी और डी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। सन 1906 में जो है लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो है लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1906 में किया गया था। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भारत में कब किया गया था? तो भारत में 1904 में किया गया था। भारत में जो है 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किया गया था। अभिनव भारत की स्थापना भारत में कब किया गया था? तो 1904 में किया गया था, जबकि लंदन में जो 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। बकरी का टापू में जो है अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन। जो अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता था, इसका उद्देश्य क्या होता था? तो इसका उद्देश्य होता था कि संचार व्यवस्था को ठप करना तथा छापामार युद्ध करना, इसका उद्देश्य होता था। संचार व्यवस्था को ठप करना तथा छापामार युद्ध करना जो है जो अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता था, इसका उद्देश्य था। इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया। तो कब से आरंभ किया? तो 1908 से जो है नियमित रूप से अपना जो वार्षिक अधिवेशन है मुस्लिम लीग ने आरंभ किया। तो ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 30 दिसंबर 1906 को किया गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट है कि जर्मनी के समर्थन में जो है काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो कब हुआ था? गदर आंदोलन के दौरान। गदर आंदोलन कब हुआ था? 1913 में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1938 में। होम रूल आंदोलन के दौरान 1916 में। तो इसमें से कोई भी आपके शामिल नहीं है। जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और कब हुआ था? 1915 में। कब? 1915 में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद है कि तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, श्रमिक संघ के नेतृत्व में। तो आपको ध्यान रखना है कि
किसान सभा के नेतृत्व में जो है तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में प्रारंभ होता है। ठीक है, जो तेभागा आंदोलन है इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कंपाराम, नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। कंपाराम तथा भवन सिंह जो हैं तेभागा आंदोलन का नेतृत्वकर्ता थे। कौन थे? तेभागा आंदोलन का नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट है कि किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यही है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो आप सभी लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन आप सभी लोग जो है इस क्वेश्चन में के बारे में बताइएगा कि किसने कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यही है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई, तो किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आचार्य नरेंद्र देव हैं ये आपके अध्यक्ष थे किसके? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। नोट कीजिएगा, ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है जो अभी बता रहे हैं हम। ये तो पूछा हुआ है ही, लेकिन यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं आपसे पूछा जाएगा कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। और सचिव कौन थे? सचिव इसके बारे में पूछा जा चुका है बिहार स्पेशल में। तो जयप्रकाश नारायण थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव। तो 27 आपके इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।